हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज पढ़ेंगे यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। ये क्लास 9 एनसीईआरटी का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट की वीडियो मैंने बनाई है, अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। शुरू करते हैं। यूरोप में समाजवाद एवं रूस की क्रांति। सामाजिक परिवर्तन का युग। पिछले अध्याय में मैंने पढ़ा था कि फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप के अंदर फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा था, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक रचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावना का सूत्रपात कर दिया। पिछले पाठ में हमने पढ़ा था कि 18वीं शताब्दी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर स्टेट्स में बटा हुआ था या श्रेणियों में बटा हुआ था। 3 स्टेट्स थे। समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन और चर्च का नियंत्रण था। लेकिन क्रांति के बाद इस रचना का बदलना संभव दिखाई देने लगा, क्योंकि मध्यम वर्ग का उदय हुआ। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे देशों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर नियंत्रण किसका हो, इस पर बहस छिड़ गई। भारत में भी राजा राममोहन राय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया और बहुत सारे लोग क्रांति पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े और आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को एक नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया। यूरोप में भी सभी लोग आमूलचूल परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तैयार थे, लेकिन वे चाहते थे कि ये बदलाव धीरे धीरे हो। एक खेमा मानता था कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है, समाज को दोबारा से तैयार होना चाहिए। कुछ रूढ़िवादी थे तो कुछ उदारवादी या आमूल परिवर्तनवादी, जिसको रेडिकल बोलते हैं, समाधानों के पक्ष में थे। उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का क्या मतलब था, राजनीति की इन धाराओं में क्या फ़र्क थे, कौन कौन सी बातें थी जो समान थी। और यहाँ हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इन शब्दों का अर्थ हर काल और परिवेश में एक ही नहीं होता है। इस अध्याय में हम 19वीं शताब्दी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला। इसके बाद हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया। रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया। चलो शुरू करते हैं। उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी, इनके बारे में पढ़ेंगे। समाज में परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। ये बात ध्यान रखना, उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। सभी धर्मों को याद रखना। शायद आप जानते होंगे उस समय यूरोप के देशों में प्राय किसी एक ही धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। जैसे ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी और ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। वो चाहते थे कि वंश आधारित जो राजा हैं, जो राजशाही है, जो एक ही परिवार के पास है, उस पर नियंत्रण होना चाहिए। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। वो चाहते थे कि जनता के अधिकारों की रक्षा हो। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। सरकार का काम होता है लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, ना कि उनके अधिकारों को छीनना। ये समूह जनप्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा अपनाए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। ये समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट देने के अधिकार के पक्ष में नहीं थे। ये नहीं चाहते थे कि पूरी जनता वोट करे। इनका मानना था कि जो संपत्ति वाले हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वही वोट कर सकते हैं, गरीब लोग नहीं। इस बात को ध्यान रखना कि ये लोकतंत्रवादी नहीं थे। उदारवादी लोकतंत्रवादी नहीं थे। इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। जो सरकार ऐसी बने जो बहुमत के आधार पर हो। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार के भी समर्थक थे। इस बात को अंडरलाइन कर लेना। रेडिकल लोग थे, वो चाहते थे कि महिलाओं को भी
मतदान का अधिकार मिले। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। वे किसी निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति का संकेंद्रण का विरोध करते थे। संपत्ति किसी एक के पास ना आ जाए, है ना। संपत्ति आजकल क्या होता है दुनिया में, आप देखो ज़्यादातर जो संपत्ति है वो किसी बहुत कम लोगों के पास है ना। तो संपत्ति का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था, मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की ज़रूरत को स्वीकार करने लगे थे। पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया, परंतु वे चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए। अतीत का मतलब पास्ट, जो बीत चुका है। ऐसी व्यवस्था अपनाओ जो जिस पुरानी व्यवस्थाओं को थोड़ा बहुत साथ लेके चले, उसको पूरी तरह ठुकराया नहीं जाना चाहिए। हमारे पास्ट को ठुकराया नहीं जाना चाहिए, और बदलाव की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, धीमी होनी चाहिए। ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफ़ी टकराव हुए। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कायांतरण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया। अब आते हैं समाज के अंदर औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। ये राजनीतिक रुझान का एक नए युग का द्योतक था। ये दौर गहन सामाजिक और आर्थिक बदलावों का था। ये ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों को सबको कारखानों में ला दिया। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी और मजदूरी बहुत कम थी। बेरोजगारी की समस्या आम थी और औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ जाने पर बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। अब लोग उद्योगों पर डिपेंड हो गए, मजदूरी बहुत कम मिलती थी। अगर सामान आगे बिकेगा नहीं, माल आगे बिकेगा नहीं, तो माल का उत्पादन भी कम होगा, और उत्पादन कम होगा तो लोगों की नौकरियां जाएगी, नौकरियां जाएगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। तो ये समस्याएं होती थी उस वक्त, और मजदूरी भी कम मिलती थी। काम के घंटे ज़्यादा होते थे, ज़्यादा समय तक काम करवाया जाता था। शहर में तेज़ी से बसते और फैलते जा रहे थे शहर। लोग अब गाँव से निकलकर शहरों की तरफ आने लगे, तो उद्योगों के पास आसपास रहने लगे, इसलिए आवास और सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व के थे, यहाँ सरकारी उद्योगों की कमी थी। लगभग सभी उद्योग किसके थे, व्यक्तिगत स्वामित्व। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी, उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार और औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी, इसलिए वे चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ होगा, नागरिक पढ़े लिखे होंगे, तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ उठाया जा सकता है। स्वस्थ मजदूर होगा तो काम अच्छा करेगा, पढ़ा लिखा समझदार होगा तो टेक्निकल काम कर सकता है, जिससे उद्योगों को फ़ायदा होगा। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि किसी राजा घर में बच्चा पैदा हुआ तो वो उसको राजा की तरह ट्रीट किया जाए, क्योंकि उसके अंदर योग्यता है तो वो राजा बने, नहीं है तो उसको छोड़ दो। उस हिसाब से व्यक्तिगत प्रयास और श्रम और उद्यमशीलता में इनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए, तो समाज में क्या हो सकती है, तरक्की कर सकता है। इसी कारण 19वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूह व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए। यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी, उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी, रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिस्पे मैजिनी ने
यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची। भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उसकी रचनाओं को पढ़ते थे। अब पढ़ेंगे यूरोप में समाजवाद कैसे है। समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही थी। 19वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है, क्योंकि संपत्ति बढ़ती है तो लोग अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं। वे ऐसा क्यों मानते थे? उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे वो दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या ये है संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फ़ायदे से ही मतलब रहता है। वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। कहने का मतलब है कि जो अमीर लोग हैं वो अपनी संपत्ति के बारे में अपने फ़ायदे के लिए देखते हैं, और उनके नीचे काम करने वाले मजदूर लोग हैं उनकी वो लोग परवाह नहीं करते। ऐसा समाजवाद का मानना है। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति की बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान दिया जा सकता है। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? ये सवाल है और आगे इसका जवाब मिल जाएगा। समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। मिलकर उद्योग चलाएंगे, फ़ायदा होगा तो सबका होगा, नुकसान होगा तो सबका होगा, इस तरह की इनकी सोच थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने इंडियाना, अमेरिका में नया समन्वय नाम से एक नए तरह से समुदाय की रचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेत को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए फ्रांस के लुई ब्लांक चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। एक आदमी उद्योग लगाए उसकी जगह कि एक समूह पैसा लगाए, पूरा समाज पैसा इकट्ठा करके उद्यमों लगाए। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीज़ें बनाते थे। इस बात को याद रखना। उद्योग लगाया सबने मिलकर, फिर उसके अंदर काम करेंगे, काम के हिसाब से जो लाभ होगा वो सब में बांट दिया जाएगा। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने इस दिशा में कई ऐसे तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। औद्योगिक समाज कैसा है? पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का हक है, स्वामित्व है। पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इस तरह का मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की हालत में सुधार होने वाला नहीं है। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद और निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य में इस समाज को साम्यवादी या कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया, और मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में अंततः जीत मजदूरों की होगी, और उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। समाजवाद के लिए समर्थन। 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुका था। अनेक प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। इसको आप याद रख लेना, है ना। द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से संस्था बनाई। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्यस्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। संकट के समय में अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए। काम के घंटों में कमी, मताधिकार के लिए आवाज़ उठाना शुरू किया। इन्होंने कहा हमारे काम के घंटों में कमी की जाए और हमें वोट देने का हक मिले। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों के काफ़ी गहरे रिश्ते थे, और
संसदीय चुनाव में वे पार्टी की मदद भी करते थे। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी ही पार्टी का गठन किया, लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। अभी तक सिर्फ पार्टियां बनी हैं। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकार में रूढ़िवादी, उदारवादी और रेडिकल समूहों का दबदबा बना रहा।